आया। इसके बाद में डॉक्टर सचिन बंसोड़े सर को जो आइस्का के सेंट्रल कमेटी के कन्वीनर है उनको आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू। सबको जय भीम। खाना आ चुका है। पिछले 2 घंटे से आप लोग सुन रहे हैं। मेरे पहले 3 लोगों ने यहाँ पर बात रखी है और 3 लोगों की बात सुनने के बाद हो सकता है कि आप थोड़ा सा आपको ऐसा ब्रेक की ज़रूरत है, लेकिन अभी 1 घंटे में हम हमारा ये जो सेशन है वो ख़त्म करेंगे। उसके बाद खाना खाएंगे। तो मैं बहुत ही शॉर्टली और एक एज अ कार्यकर्ता आपके सामने मेरे कुछ विचार यहाँ रखने की कोशिश करूँगा। आशा करता हूँ कि आप लोग थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश करेंगे। मैं कोई बड़ा स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन एक एक्टिविस्ट हूँ और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। और एज ए एक्टिविस्ट क्या होता है कि हम ज़्यादातर सोचते रहते हैं, तो बहुत सारे विषयों पर सोचते रहते हैं। तो सोचने से कुछ एक अपना एक व्यू बनता है, तो उसको मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं जिन महामानवों ने हमें आज इस मकाम तक लाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया, उन महामानवों को, संतों को, पुरुषों को मैं अभिवादन करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित आइस्का के प्रेसिडेंट डॉक्टर राहुल सोनपिंपड़ी जी, जिन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी, वो रोहिणी भदरगे जी, एक अच्छी और बहुत ही सेंसिबल बात जिन्होंने रखी वो सुमित जी। उसके बाद डॉक्टर नीलेश जी, जिन्होंने मेंटल हेल्थ की बात की। तो हमारे समाज की, हमारे कार्यकर्ताओं की मेंटल हेल्थ जो है आज की सिचुएशन में बहुत ही गंभीर है और उसको इलाज करने की ज़रूरत है। इसलिए डॉक्टर नीलेश सर ने, उन्होंने जो बातें रखी वो भी गौर करने जैसी बातें हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है आज का, जिस टॉपिक को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, वो टॉपिक में ये बताया, ये हमें ये डिस्कस करना है कि क्या हम नया आंदोलन यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, हमारा यूथ नया आंदोलन यहाँ पर खड़ा कर सकता है, और वो भी ऐसी परिस्थिति में जबकि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी को लेकर काम करती है, उनका डिक्लाइन हुआ है। तो सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये आना चाहिए, क्या हम ये मानते हैं कि सही में अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का डिक्लाइन हुआ है? और अगर इसका आंसर यस है, तो फिर हमें आगे सोचना चाहिए कि आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और वो आंदोलन कैसे खड़ा करना चाहिए इस पर भी हमें गौर करना चाहिए। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स का डिक्लाइन हुआ है? क्या सोचते हैं? यस, नो? यस, हुआ है, और तभी हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। तो दोस्तों, ये डिक्लाइन कैसे हुआ है इसको भी हमें समझना है। और बाबा साहब ने जिस तरह से मूवमेंट चलाया, उस तरह से बाबा साहब के बाद जिन्होंने मूवमेंट चलाया, उन लोगों ने जो पॉलिटिक्स किया, जो मूवमेंट चलाया, वो कैसे चलाया, इसको भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो ऊपर से देखता हूं, मैं देखता हूं कि एक 2 तरह का पॉलिटिक्स होता है। एक पॉलिटिक्स ऐसा होता है जो कि समाज को ज़रूरत होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की या लीडर की। तो समाज किसी को अपना नेता बनाता है या किसी संगठन को अपना लीडर चुनता है और उसके साथ खड़ा हो जाता है और वो एक आंदोलन चलाता है। दूसरा होता है कि लीडर जो है वो लीडर खड़ा होता है, लीडर एक ऑर्गेनाइज तरीके से एक मूवमेंट चलाता है, एक प्रोग्राम देता है
और वो प्रोग्राम दे के समाज में जो है अवेयरनेस क्रिएट करता है, समाज को जागरूक करता है, समाज में चेतना पैदा करता है। और वो आंदोलन जो है, वो आंदोलन अपने कुछ गोल डिसाइड करके उस वो गोल सेंट्रिक एक मूवमेंट जो है वो चलाता है। हम देखते हैं कि हमारे सामने ऐसे ये दोनों भी उदाहरण हमारे सामने हैं। हम जब कांसीराम साहब को देखते हैं तो उन्होंने एक गोल फिक्स किया और उन्होंने समाज को लीड किया, एक प्रोग्राम दिया। और बाबा साहब को जो सपना था तो वो सपने को आगे ले जाने का, उनके काम को आगे ले जाने का प्रयास किया। जैसे कि कांसीराम साहब को जब भी पूछा जाता था कि आपका क्या सपना है तो वो बोलते थे मेरा कोई सपना नहीं है, जो भी सपना है वो हमारे महापुरुषों का है, मैं उसको आगे ले जाना चाहता हूँ। तो हमने कांसीराम साहब की एक लीडरशिप देखी, बहुजन समाज पार्टी जैसा एक बड़ा संगठन देखा, बामसेब के ज़रिए उन्होंने DS4 के ज़रिए जो यहाँ पर आंदोलन चलाया। दूसरा एक आंदोलन है, महाराष्ट्र का एक आंदोलन है। तो महाराष्ट्र में जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स जो पोस्ट अम्बेडकरिज्म में हुआ है उसको अगर देखते हैं तो मुझे तो लगता है कि वो पूरा आंदोलन जो है वो समाज ने नेताओं को लीड किया है। नेताओं ने समाज को कहीं लीड नहीं किया है, उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। समाज को ज़रूरत है, समाज चाहता है कि हमारे लोग आगे बढ़े, हमारे समाज का कुछ हो, तो हम एक नेता के पीछे जाते हैं, वो नेता को पैसा देते हैं, उसके प्रोग्राम में जाते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं। उसके पास ना कोई कार्यक्रम है, ना विजन है। मैं थोड़ा बड़ी बात कर रहा हूँ, विजन नहीं है बोल के, क्योंकि मैं जब देखता हूँ ये महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को या महाराष्ट्र में जो भी आंदोलन चलते हैं तो बाबा साहब ने जो RPI के लिए जो खुला पत्र लिखा है कि बाबा साहब की संकल्पना में जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का निर्माण करना था, उसमें उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें ऊपर लिखा है, वो लिखा है भारतीय जनतेला खुले पत्र। तो हमें ये समझना चाहिए कि बाबा साहब जो आंदोलन करना चाहते हैं या जो मूवमेंट करना चाहते हैं वो पूरे भारतवर्ष के लिए करना चाहते हैं। भारत देश में जितने भी स्टेट है उसमें जो दलित, पीड़ित या पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लाने के लिए बाबा साहब आंदोलन चलाते हैं। हमारे महाराष्ट्र में जो भी आंदोलन चलते हैं उनका महाराष्ट्र के बाउंड्री के बाहर भी कोई ब्रांच नहीं है। तो ये लोग बाबा ये अम्बेडकराइट कैसे है मुझको समझ में नहीं आता कि हाउ दे आर अम्बेडकराइट। जिनको बाबा साहब का विचार, बाबा साहब का आंदोलन महाराष्ट्र के बाहर भी खड़ा करना है ये तक पता नहीं, वो लोग बाबा साहब की मूवमेंट चला रहा हूँ ऐसा कैसे बोल सकते हैं? और हम ये कैसे मान सकते हैं कि वो बाबा साहब का आंदोलन चला रहे हैं? तो बाबा साहब का आंदोलन जो है वो कांशीराम साहब जो है वो थोड़ा आगे लेकर गए हैं, मैं बहुत हद तक लेकर गए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो मूवमेंट चलता है वो एक तो महार कम्युनिटी और महाराष्ट्र, ये दो वर्ड है उसमें अटका हुआ है, महार और महाराष्ट्र। उसके आगे उनकी सोच नहीं पहुंच रही है। तो कांशीराम साहब जो है उसको थोड़ा आगे लेकर गए हैं, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से इधर गुजरात तक कांशीराम साहब ने कोने कोने में इस मूवमेंट को बढ़ाया। लेकिन अब हम देखते हैं अभी कांशीराम साहब को जाकर अभी 19 साल हो रहे हैं, 2006 में साहब का निर्माण हो गया। 19 साल में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन, जिस आंदोलन में लोगों के अंदर इतना एक भरोसा पैदा कर दिया था कि हम अब कुछ ही दिनों में इस देश का शासन सत्ता पूरा कब्जे में लेने वाले, इस देश की बागडोर हमारे हाथ में लेने वाले हैं। और जो बाबा साहब चाहते थे कि मेरे सपनों का भारत, सम्राट अशोक के सपनों का भारत होना चाहिए, उसको अभी जल्द ही पूरा होने वाला है। इस कद तक कांशीराम साहब ने उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन उसमें अगर बहुत अहम और ज़रूरी बात अगर आप देखते हैं जो बाबा साहब में और कांशीराम साहब दोनों के जीवन
के बारे में और उनके कार्य के बारे में हम देखते हैं तो उन्होंने निरंतर प्रयास किया है। वो रोज समाज में जाते हैं, रोज किसी न किसी शहर में, किसी न किसी गांव में, किसी न किसी नगर में, फॉरेन में जा के उन्होंने लोगों को तैयार किया। लेकिन आज का जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब चुनाव होता है तभी आते हैं। जब चुनाव हो रहा है हमारे सारे नेता मैदान में। माननीय और कांशीराम साहब को अगर हम देखते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि कांशीराम साहब जो है 24/7 इलेक्शन मूड में रहते थे। उनको वो कहते थे कि कल इलेक्शन लग जाए मैं तैयार हूं। तो इतनी तैयारी के साथ हमको मैदान में उतरना पड़ता है, तब जाके हमारे हाथ में कुछ आता है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू जी से कहा था कि मिस्टर नेहरू, पॉलिटिक्स इज अ गेम फॉर यू बट इट्स मिशन फॉर मी। तो कांशीराम साहब भी वही कहते हैं कि मेरे लिए पॉलिटिक्स जो है मिशन है, और पॉलिटिक्स मेरा जो है सत्ता हासिल करना, ये मेरा अंतिम पड़ाव नहीं है, मेरा ध्येय नहीं है। तो वो एक मेरे लिए साधन है। और आप देखते हैं कि कांशीराम साहब किसी भी मिनिस्ट्री, कोई सत्ता पद में उलझते नहीं है। वो निरंतर समाज को जागृत करने का प्रयास करते रहते हैं, तब जाके आंदोलन चलता है। तो दोस्तों, हम ये देखते हैं कि हम जो है हम गेम की तरह खेल रहे हैं। हम मिशन को गेम की तरह खेल रहे हैं और गेम भी अच्छा नहीं खेल रहे हैं। आप अगर थोड़ा, मैं आपको अभी आईपीएल चल रहा है, मैं इसलिए थोड़ा क्रिकेट का उदाहरण इसलिए लेना चाहता हूं कि वो तो अभी आईपीएल चल भी रहा है। और जब हम गांव में या लोगों के पास जाएंगे तो हमको ये बताने में भी आसान होना चाहिए। अभी आप सब लोगों को तो मैं जहाँ तक कल से मैं देख रहा हूँ, आप सब लोग जो है मूवमेंट अच्छी तरह जानते हैं। वो मूवमेंट क्या है वो मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा है। तो हम जो गेम खेलते हैं पॉलिटिक्स का, वो भी ठीक से नहीं खेलते। हम देखते हैं कि सोचिए इंडियन क्रिकेट की टीम है, उनको पता होता है कि 2022 में या 2026 में, 22 में शायद आईसीसी का वर्ल्ड कप हो गया, अभी 2026 में होने वाला है। हर 4 साल में वर्ल्ड कप होता है और हमारे यहाँ हर 5 साल में इलेक्शन होता है। तो क्या हमारे जो नेशनल टीम के प्लेयर हैं, वो जब आईसीसी का जो प्रोग्राम है वर्ल्ड कप का, वो डिक्लेयर होने के बाद आते हैं क्या मैच की प्रैक्टिस शुरू करते हैं क्या? नहीं, वो जहाँ पर भी रहते हैं, वो अपने घर में रहते हैं, अपने शहर में रहते हैं, उस स्टेडियम में जाके वो प्रैक्टिस करते हैं। और जो इंडियन टीम के कैप्टन होते हैं या सिलेक्शन कमेटी के में बैठे हुए जो लोग होते हैं, उनकी पूरे भारत पर नज़र होती है कि कहाँ कहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, कहाँ कौन सा खिलाड़ी कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन अच्छा इन स्विंगर है, कौन अच्छा आउट स्विंगर है, कौन स्पिनर है, कौन फास्टर है, हमारा जो विकेट कीपर है वो हमको कहाँ से अच्छा मिलने वाला है। तो जो लीड करने वाले लोग हैं ना, उनको उस तरह से सोचना चाहिए और हमें रोज़ प्रैक्टिस करना चाहिए। हमारा क्या हो गया है, हमारे जो नेता हैं वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन भी वही है, कैप्टन भी वही है, बॉलिंग भी सारे ओवर उनको ही करना है और सारे ओवर बॉलिंग उनको करना है और सारे ओवर बैटिंग भी वही करने वाले। और ऐसे माहौल में क्या हम ये गेम जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। अगर हमें बाबा साहब के सपनों में, जो बाबा साहब जो भारत के नागरिकों को जो खुला पत्र लिखते हैं, अगर हमें इस देश का पॉलिटिक्स करना है या इस देश में कोई सामाजिक आंदोलन चलाना है, राजकीय आंदोलन चलाना है, तो हमें आसाम में देखना होगा कि डोना मैडम को क्या जमता है। हमें इधर गुजरात में देखना होगा कि हर्षद भाई, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनको क्या जमता है, वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं या फील्डिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, अच्छे कोच है, क्या है वो,
तो ऐसे पूरे देश में हमारे लीडर लोगों की नज़र होनी चाहिए और उन्होंने अच्छे अच्छे जो प्लेयर्स हैं, हमारे समाज के जो अच्छे प्लेयर्स हैं जिनमें काबिलियत है, उनको चुन चुन कर अपनी टीम में लेना चाहिए। पर यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ बीवी, बेटा, भाई, भतीजा, पोता, यही चल रहा है। तो हमारे जो प्लेयर है अक्रॉस द इंडिया, उनको मौका कब मिलेगा? और ये जो कैप्टन बने हैं वो लाइफ लॉन्ग के लिए कैप्टन बने, भले सारी टूर्नामेंट हार जाए, एक मैच भी नहीं जीत पाए, लेकिन इनको कैप्टन इनको ही रहना है। अभी सुमित भाई बोल रहे थे कि उन्होंने खुद से साइडलाइन होना चाहिए। अरे वो क्या साइडलाइन होंगे? खुद से साइडलाइन होंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो सिर्फ क्रिकेट में चलता है, क्रिकेट में चलता है। क्रिकेट में जो कैप्टन बनता है वो सोचता है कि मेरे बाद जो भी टीम बनेगी उसको मालूम है मैं कोई लाइफ लॉन्ग कैप्टन नहीं हूँ, मैं कोई लाइफ लॉन्ग टीम में रहने वाला नहीं हूँ। मेरे बाद अगर कोई आईसीसी का टूर्नामेंट जीतना है या कोई भी ट्रॉफी जीतनी है या कोई भी मैच जीतना है तो मेरी टीम कैसे होनी चाहिए, मेरी टीम में कौन लोग आने वाले हैं, वो उनको एक एक मैच के लिए उधर पहले उनको जो रिजर्व प्लेयर है उसमें रखता है, उसका टेम्परेचर उसको बनाता है, उसका माहौल बनाता है, उसको मेंटली प्रिपेयर करता है, उसको टीम में बनाता है, एक आध मैच में उसको खिलाता है, फिर उसको साथ में लेके घूमता है, उसको 2, 4, 5, 6 कंट्री में जो जो टूर्नामेंट हो रहा है वहाँ लेके घूमता है, वहाँ दिखाता है कि कैसे मैच चलता है। आपको पता है शिवाजी महाराज ने स्वराज बनाया तो शिवाजी महाराज अपने 11 साल के संभाजी राजे को लेके मिर्जा राजे जयसिंह को मिलने गए। क्यों? तो मिर्जा राजे जयसिंह जो औरंगजेब का सरदार है वो कैसा है, वो कैसे काम करता है, उसकी फौज कैसी है, ये 10-11 साल के संभाजी राजे को पता हो, इसलिए शिवाजी महाराज जो है संभाजी राजे को अपने साथ लेके जाते हैं। तो हमें अगर आगे आंदोलन चला है तो हमें इतना तैयारी करना पड़ता है। हम देखते हैं कि अगर समझो धोनी मेरा बेस्ट फेवरेट प्लेयर है, वो एक मैच में नहीं खेला, 2 मैच में नहीं खेला, तीसरी मैच में हम गाली देते हैं उसको, 2-3 टूर्नामेंट नहीं खेला हम बोलते हैं उसको निकाल दो। और यहाँ 50 साल से ये परफॉर्म कर रहे हैं, एक भी मैच नहीं जीत रहे हैं, कोई स्कोर नहीं बना पा रहे हैं और ये लीडर बने बैठे हैं। ये जाने वाले नहीं हैं, ये खुद से साइडलाइन, सुमित भाई ये खुद से कैसे ही साइडलाइन नहीं होने वाले हैं, क्योंकि पता है क्रिकेट में अगर मैच फिक्सिंग में कोई प्लेयर मिल जाता है ना तो उसको बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। हमारे यहाँ टीम के प्लेयर छोड़ो, यहाँ कैप्टन सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पे आरोप हो रहे हैं कि वो फिक्सर है, उनका मैच फिक्सिंग हो गया है, बीजेपी के साथ मैच फिक्सिंग हो गया है, कांग्रेस के साथ मैच फिक्सिंग हो गया है, यहाँ तक कि जो छोटे छोटे पार्टियाँ उनके साथ भी मैच फिक्सिंग हो गया है। फिर भी उनको बाहर निकालने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। जो इस देश की सबसे बड़ी पार्टी आज बन के बैठी है ना बीजेपी, उसके पास कोई मैकेनिज्म है। उनकी सिलेक्शन कमेटी नागपुर में बैठी है, वो जिसको भी टीम में लेती है उसको टारगेट देती है, तुझको इस मैच में इतना रन बनाना है। वो बोलते हैं तुझको मिनिस्टर बना रहा हूं ना, मेरी पार्टी को इतना पैसा करप्शन से ला, क्या करना है मुझको मालूम नहीं, क्योंकि वो रूल्स रेगुलेशन से नहीं खेलते। उनको रूल्स रेगुलेशन, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, उनको सिर्फ जीतना मालूम है। तो वो क्या बोलते हैं, क्या करना है कर ले, मुझको मालूम नहीं, इतना पैसा हमारे लिए ला, इतने लोग जोड़, और ये 5 कॉन्स्टिट्यूशंस की तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, इधर रिजल्ट चाहिए मुझको, परफॉर्मेंस, नहीं तो आउट। जब तक हमारी एक अच्छी समाज की सिलेक्शन कमेटी नहीं बनेगी, जो 2, 4, 5, 10 मौके देने के बाद भी जो कैप्टन, जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा उसको बाहर निकालने की हिम्मत उसमें हो, ऐसा कोई संगठन जब तक नहीं खड़ा होता तब तक ये
जो नॉन परफॉर्मर प्लेयर है ये यही रहेंगे। ये मैं तो देखता हूँ 5 साल में कभी कभी ये कैंपेन भी नहीं करते। एक लीडर है वहाँ पे, उनका कोई संभालने वाला ट्विटर पे चलता है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चलते हैं। ऐसे नहीं होता है। इस देश में ऐसा एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ कांशीराम साहब नहीं गए। हमारे भीड़ जिले में एक ही रेलवे स्टेशन है, परली, वहां पर कांशीराम साहब ने सभा किया है। इतना मेहनत करना पड़ता है भाई। नेशनल पार्टी ऐसे नहीं खड़ा होता है, रिजल्ट ऐसे नहीं मिलता है घर में सो के, तो बहुत काम करना पड़ता है। तो हमारे पॉलिटिक्स का जो डिक्लाइन हुआ है ना, वो इस वजह से हुआ है कि ये जो खुद नॉन परफॉर्मर है ना, वो सारे नॉन परफॉर्मर को इकट्ठा करता है और वो बोलते कि तू बहुत अच्छा बैट्समैन है। देखो, कोई अनुभवी प्लेयर होने से कोई टीम मैच नहीं जीतती है। कोई बहुत ज्ञानी प्लेयर है, इसकी वजह से कोई टीम मैच नहीं जीतती है। तुम फील्ड में, तुम जब पिच पे हो तो तुम क्या परफॉर्म कर रहे हो, उससे टीम मैच जीतती है। और जब तुम जीतते नहीं हो, समाज तुम्हारे पीछे है, 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 50 साल से तुमको पैसा दे रहा है, सब दे रहा है, तुम्हारे प्रोग्राम में आ रहा है, तुमको साफ साफ बोल रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या होने वाला है? तो हमें एक ऐसा मैकेनिज्म, सिलेक्शन कमेटी, मैं ये इसलिए आसान भाषा में बोल रहा हूँ कि हमारा एक सिलेक्शन कमेटी जैसा एक टीम होना चाहिए, जो मैं अज्यूम करता हूँ कि आइस का उस लेवल तक जाए कि हम, अगर कोई अच्छा पॉलिटिशियन है, भले वो आइस का से जुड़ा हो ना हो, अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हम उसको सपोर्ट करें, अगर समाज हित में काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करें। लेकिन ऐसे जो नॉन परफॉर्मर प्लेयर है, जो मैच फिक्सर है, उनको अगर बाहर निकालना है तो हमें इतनी तैयारी करनी होगी कि आइस्का ने बोल दिया कि इसको एक भी वोट नहीं गिरना चाहिए इधर, तो एक भी वोट नहीं मिलेगा, वो कोई बाहर निकलेगा नहीं। हमें जैसे आरएसएस नागपुर में बैठ के थर्ड अंपायर के जैसा उसको निर्णय देता है ना, वैसा हम उधर से उसको कह देंगे यू आर आउट नाउ, गेट आउट। तो इसके लिए गोल होना चाहिए। ये हमारे जो नेता हैं, इनके पास कोई गोल नहीं है। कांशीराम साहब के पास गोल था। उनके पास क्या गोल था कि बाबा साहब का सपना साकार करना है, सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना है। उनका ये गोल था कि मुझे बाबा साहब ने कहा है कि कास्ट एनिहिलेशन करना है तो मुझको वो करना है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। और दूसरा था कि बाबा साहब ने कहा है ना की जा घराच्या भिंतीवर लिहून ठेवा तुम्हाला देशाची शासनकर्ती जमात बनायचे तर बनायचे। आणि जर बाबासाहेब म्हणतात की हे बनू शकतंय तर हे होऊ शकतं। आपल्या विषयाची जी थीम आहे ना, पहिला शब्द आहे कॅन। मला शाळेत असताना आमच्याकडे आपल्याकडे मेंटर काय काय येतात ना की काउन्सिलिंग टाईप पोरांना मोटिवेट करण्यासाठी, आमच्याकडे एक मोटिवेटर आला होता, त्यानं असं मला सांगितलं होतं, म्हणजे आम्ही वर्गामध्ये आम्हाला तेव्हा सांगितलं, मी 5वीला वगैरे असेल, हिंदी में, हाँ ओके सॉरी हर्षद भाई सॉरी। मैं जब 5वीं 6वीं में होगा तो एक मोटिवेटर हमारे स्कूल में आया था, तो उसने हमें ये बताया था, वो हाउ टू स्पीक इंग्लिश है ना, वो बता रहा था। तो उसने हमको बताया था कि इन इंग्लिश डिक्शनरी देयर इज़ ओनली वन पावरफुल वर्ड, दैट इज़ कैन। और जब मैं बड़ा हुआ, मैं जब बहुजन समाज पार्टी की मूवमेंट से जुड़ा, और कांशीराम साहब ने खास करके महाराष्ट्र के लोगों के लिए वो बनाया, उनका एक स्लोगन वो मराठी में है, होऊ सकत आहे। कांशीराम साहब क्या म्हणता है, होऊ सकत है, नागपुर की भाषा में बोलते हैं। तो ये जो हो सकता है कैन, तो ये सही में मुझे लगा कि यार वो आदमी सही बोला था। कांशीराम साहब
जो महाराष्ट्र को बार बार ये बोल रहे थे कि ये हो सकता है, जब बाबा साहब बोलते हैं तो हो सकता है। तो हम भी अगर ये सोचते हैं कि अगर यहाँ जो आज जो हमारे पास जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो हमारे सामने है उनका डिक्लाइन हुआ है, तो हम एक नया आंदोलन खड़ा कर सकते हैं कि नहीं? आवाज नहीं आ रही? तो ये हो सकता है अगर अपने, अभी नीलेश सर ने बोला कि मेंटल हेल्थ बोलो, हमें जीतने वाला हुनर चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट का एक स्टेटमेंट है कि वो बोलता है कि मराठी में मैं बोलता हूँ पहले, फिर हिंदी में उसको ये करता हूँ। जनता भ्याड असते, जनतेला विजय हवा असतो। पब्लिक डरपोक रहती है, उसको जीतने वाले लोग चाहते हैं। आप अगर देखेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को बहुत सालों तक यही बताया गया कि ये जीतने वाला कैंडिडेट है, इसको वोट करो, बताया गया है कि नहीं? और हमारे लोगों ने हाँ ये जीतने वाला, इसको वोट करो। तो कांशीराम साहब खड़े हुए और बोले कि वो जीतने वाला है कुछ मालूम नहीं, ये हमारी सोच है, हमारी विचारधारा है ना, वन वोट वन मैन वन वैल्यू। तो वोट क्या होता है? अपना मत होता है। मत माने विचार। एक मेरा एक विचार होता है, एक मेरा कोई, मैं एक थिंकिंग करके प्रोसेस से मेरा एक कुछ तो भी एक मेरा व्यू बनता है, वो होता है मत, जिसको हम वोट बोलते हैं। तो उस वोट की ताकत का एहसास कांशीराम साहब ने दिलाया, तब जाके हमको पता चला कि हमारी खुद का एक पार्टी होना चाहिए और हमने उसको वोट करना चाहिए। नहीं तो हमको बहुत साल ये डरा डरा के हमारे वोट ले रहे थे जीतने वाला कैंडिडेट है। तो दोस्तों, कांशीराम साहब ने हमें ये बता दिया है कि फुले शाहू अंबेडकर, अण्णाभाऊ साठे, पेरियार, संत रविदास जी, इनकी विचारधारा को लेकर हम जीत सकते हैं। हम कारपोरेटर बन सकते हैं, हम एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं, चीफ मिनिस्टर भी बन सकते हैं। और इतना ही नहीं, अटल बिहारी को भी नीचे गिराया है इस देश का, प्राइम मिनिस्टर को भी हम उल्टा के पटक सकते हैं, इतना ताकत है। लेकिन उसके लिए जीत का भरोसा होना चाहिए, और वो भरोसा जब तक हम हमें पैदा नहीं करेंगे। सर ने जो बोला मेंटल हेल्थ, अरे यार कब तक ये बर्डन लेके जिएंगे कि हम हारने वाले हैं, हम हारने वाले। कभी तो ये सोचना पड़ेगा कि हम जीतने वाले भी हैं, और जब तक हम ये सोच नहीं रखते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें जीतने वाली सोच के साथ काम करना होगा, और हमें हमारे यूथ को खासकर मैं राहुल सर से अनुरोध करूँगा कि अगर हमारे यूथ के लिए मेंटल हेल्थ प्रिपेयर के कोई वर्कशॉप हो, अगर सर उसमें कुछ उनका इनपुट देना चाहेंगे तो वैसे भी कुछ प्रोग्राम डिज़ाइन करने चाहिए, क्योंकि हमारा मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब है। हमको ये लगता ही नहीं कि हमारा कुछ होने वाला है। तो अगर हमारा कुछ होने वाला नहीं है तो पहले हमें उस पर काम करना होगा कि हमारा कुछ होने वाला है, हम जीतने वाले हैं और हम हर चीज़ कर सकते हैं। ते मराठीत म्हणतात ना, लात मारेल तिथं पाणी काढील। तो जज्बा जोपर्यंत आमच्यात येत नाही तोपर्यंत आम्ही या देशामध्ये आम्हाला जे पाहिजे ते करू शकत नाही। आणि सॉरी वो मैं ज़्यादा हिंदी नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं रूरल एरिया में काम किया हूँ। तो क्या होता है कि मैं जब हिंदी बोलूँगा तो लोग बोलेंगे ये परगरह से आया है क्या, ये कोई पीके तो लोगों के साथ जुड़ना है तो उनकी भाषा में बोलना, इसलिए मैं हिंदी भूल चुका हूँ। लेकिन ये पहली बार है, मैं बहुत सालों के बाद हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर हमारे साथियों को देखता हूँ तो सामने मराठी ऑडियंस रहता है और वो हिंदी में बात करते रहते हैं, तो उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। वैसे हिंदी तो एकदम मधुर भाषा है, मुझको बहुत अच्छी लगती है। तो सॉरी मैं कुछ मराठी में बोल गया। तो दोस्तों, बात यही है कि हमारा इंडिपेंडेंट आंदोलन खड़ा करने का समय आ गया है, ये समय आ गया है।
राहुल सर, विशाल सर है, हमारे अनुरूप सर है और बहुत सारे साथी हैं। हमने 2022 में बहुत बार ऑनलाइन मीटिंग किया। अब कल शायद चौधरी सर बोल रहे थे कि हमें तुरंत कोई जजमेंटल होके किसी पार्टी संगठन में जिसमें हम काम करते हैं उसे एकदम से बाहर नहीं आना चाहिए। मैं सर की बात से बहुत सहमत हूँ। 2004 में मुझको समझ में आ गया था कि बहुजन समाज पार्टी में जिसमें काम करता था वो खड्डे में जा रही है। फिर भी 2007 तक मैं एंगेज रहा। फिर उसके बाद मैं समर्थक के पोजीशन में आ गया। मैं बोला ठीक है, आप कर सकते हैं ना, आप करो, आई विल सपोर्ट यू। उसके बाद 2007 से अब 22-23 तक 15-16 साल हो रहे। तो देखा, वेट एंड वॉच, क्या हमारे जो नॉन परफॉर्मर प्लेयर है वो कभी शायद चल जाए नाइट वॉचमैन की तरह। लगता था कि यार अच्छे प्लेयर है, क्योंकि कभी उनको भी बहुत दिल से चाहा है, तो यार अच्छा परफॉर्म करे, दिल से लगता था। लेकिन वो लगातार परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है जिसकी समाज उम्मीद कर रहा है। मैं तो छोड़िए, सारा समाज उम्मीद कर रहा है कि जो हमारे नेता हैं वो हमारे भाग्य विधाता है, हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन जब नहीं हो रहा है तब बहुत सोच विचार के साथ आइस्का आपके सामने आया है। और आइस्का की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि शुरू से ही हमने जो है नेशनल लेवल पे एक संगठन खड़ा करने का सोच रखा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, ऐसा किसी को लगता है कि हम क्या करते हैं, अपने स्टेट में कुछ परफॉर्म करते हैं, फिर रिजल्ट आने के बाद फिर बाहर जाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि हमें नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर या हमारे लेवल पर सभी बार एक साथ काम करना पड़ता है। ऐसा कभी होता नहीं है, या तो नीचे से ऊपर जाएंगे या ऊपर से नीचे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लेवल पे एक ही साथ काम करना पड़ता है। तो नेशनल लेवल पर एक ऐसा संगठन, वो भी शेड्यूल कास्ट का, अभी शेड्यूल कास्ट का ही क्यों, तो आप संगठन को कोई भी नाम दीजिए, मूल निवासी दीजिए, वामसेव दीजिए, बहुजन दीजिए, कुछ भी नाम दे दीजिए। आप यूरोपियन संगठन बोल के भी दे दीजिए, वो बोलेंगे ये दलितों का शेड्यूल कास्ट का संगठन है। और हम सारे दुनिया की बात करेंगे, माइनॉरिटी पे माइनॉरिटी का शोषण हो रहा है, हम उधर खड़े हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ओबीसी का कुछ हो रहा है, हम उधर खड़े हैं। और हम ये जो बड़ा पॉलिटिक्स करने के चक्कर में जो लोग कमिटेड हैं, मूवमेंट के साथ कमिटेड है, आप देखिए कि एज अ कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट जितनी लगन से, जितनी ताकत से, जितने फोर्स से कोई भी आंदोलन में खड़ा होता है ना, उतना दूसरे नहीं होते। तो हम जब इतनी एज ए कम्युनिटी हम सबसे आगे हैं, फ्रंट पे हम लड़ रहे हैं, और हम हमारे मुद्दे छोड़ के बाकी सारे मुद्दों पर हम फोकस्ड हैं। तो ऐसा एक संगठन, सुमित जी ने भी कहा कि ऐसा एक संगठन इस प्रेजेंट इरा में बहुत ज़रूरी हो गया है, कि क्योंकि सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो शेड्यूल कास्ट की है। आप देखिए अभी यूपीएससी का रिजल्ट लगा, जो शेड्यूल कास्ट के टॉपर बच्चे, जो मतलब जो थ्योरी पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क लाने वाले हमारे जो स्टूडेंट है, शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट हैं, उनको इंटरव्यू में कम नंबर्स आए। इसकी वजह से उनको अच्छा पोजीशन नहीं मिलता। आप कोई भी नौकरी का ये देखिए, जहाँ जहाँ पर इंटरव्यू होता है ना, वहाँ पर शेड्यूल कास्ट को जो है वो परेशान किया जाता है, उनको पीड़ा जाता है शेड्यूल कास्ट के लोगों को। ओबीसी का क्या है, हमें तो सबकी बात करनी है, हम तो फुले शाह अम्बेडकर बाबा साहब की बात करते हैं, तो हम उनके लिए भी लड़ने वाले, हम कोई उनको छोड़ने वाले नहीं है, हम इतनी छोटी सोच रखने वाले नहीं है। हमने तो बाबा साहब ने बताया जो धम्म हमें दिया है, तो बाबा साहब कहते हैं धम्म क्या है, धम्म में वो ताकत है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया को बदलना है हमें, जगाची पुनर्रचना करें, पूरी दुनिया को हमको अच्छा बनाना है, समता समाज,
समता अधिष्ठित समाज बनाना, जहाँ पर न्याय एग्जिस्ट करता हो, जहाँ पर फ्रीडम हो, जहाँ पर फ्रैटर्निटी हो, ये सब के लिए हम काम करना है। लेकिन आज के दौर में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट को सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़ने वाली जो फौज है वो ये है, और हमारे जो अपोनेंट है उनको मालूम है कि हमारे खिलाफ जो सबसे बड़ा फोर्स है वो शेड्यूल कास्ट है। इसलिए सबसे ज़्यादा अगर मार किसको आज के समय में झेलनी पड़ रही है वो तो शेड्यूल कास्ट को झेलनी पड़ रही है। इसलिए हमें शेड्यूल कास्ट के ऊपर फोकस होकर काम करना ज़रूरी है। तो इसके लिए आइस का जो है इस दिशा में काम कर रहा है। मानते हैं हम कुछ कम लोग हैं, लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है कि सम्राट अशोक का जो पोता था, सम्राट बृहद्रथ, उसका जो है वो छल कपट से उसको मारा गया और वो पूरे पावर पे जो है मनवादियों ने कब्जा कर दिया। तो उन्होंने सिर्फ 2000 सैनिकों की फौज बनाई थी। कितने? सिर्फ 2000। दोस्तों, सम्राट अशोक का जो शासन था वो ग्रीस तक था, और ग्रीस तक था, और उसका इंटरनेशनल रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं तो पूरा एशिया उन्होंने कवर किया था। इतना बड़ा सत्ता अगर 2000 लोग जो है उसको परास्त कर सकते हैं। इस देश ने बड़ी बड़ी सल्तनतें देखी है, बड़े बड़े राजाओं ने यहाँ पर राज किया है, लेकिन कोई परमानेंट नहीं होता है। मोदी जी का तीसरा टर्म है, वो कोई परमानेंट नहीं है। सम्राट अशोक का इतना बढ़िया राज था, वो नहीं रहा। तो ये गुंडे मौलवियों का राज रहने वाला है क्या? नहीं रहने वाला। अगर इसको उखाड़ फेंकना है तो कल राहुल भाई ने बोला था कि 500 लोग चाहिए। मैं बोलता हूँ 500 नहीं, हम 5000 लोग इकट्ठा करेंगे, और ये बाबा साहब को जो कारवा है, जिसको कांशीराम साहब ने आगे लेके गए थे, उसको आगे लेके जाएंगे। और इसी एक सकारात्मक सोच के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए आइस्का के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय बुद्ध।